अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे सुल्तान पर बनाई गई है जो जालिम और वहशी मंगोलों के खिलाफ इस्लाम का मसीहा बनकर आए थे। जंगेज़ खान से लेकर उसके पोते हलाकू खान ने इस्लामी दुनिया को बहुत सी मुश्किलात और जुल्म से दो चार किया था और बड़ी बड़ी मुस्लिम सल्तनतों को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। दोस्तों, जंगेज़ खान, उसका बेटा ओहदे खान और पोता हलाकू खान, इन्होंने मुस्लिमों पर बहुत सारे जुल्म किए, बड़ी बड़ी मुस्लिम सल्तनतों को खंडरात में तब्दील कर दिया। अगर हम जंगेज़ खान की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो पता चलता है कि उसने बहुत से मुस्लिम ममालिक पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। उसने बहुत से मुस्लिमों को कत्ल तो किया था, लेकिन वो इस्लाम का दुश्मन नहीं था। जुल्म और वहशी हमलों के पीछे जंगेज़ खान का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था दुनिया पर हुकूमत करना। इसीलिए मुस्लिम देशों के अलावा भी उसने बहुत सारे देशों पे हमला करके उन्हें अपनी सल्तनत में मिला लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम नज़र डालते हैं उसके पोते हलाकू खान की ज़िंदगी की तरफ, तो हमें साफ साफ ये जानने को मिलता है कि वो जालिम होने के साथ ही साथ आलम इस्लाम का भी कट्टर दुश्मन था। मुसलमानों के लिए उसके दिल में बहुत नफरत भरी हुई थी और उसकी ज़िंदगी का मकसद जंगेज़ खान की तरह पूरी दुनिया पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया से इस्लाम को निस्तो नाबूद करके इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने का था। लेकिन जब हलाकू खान का जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से इस्लाम का चाहने वाला पैदा कर दिया। वो शख्सियत जिनको अल्लाह ने ऐसी हिदायत दी कि जालिम और वहशी मंगोलों में से ही मुसलमान बनकर वो मंगोलों पर ही कहर बनकर टूट पड़े और जालिम मंगोलों के इस्लाम के खिलाफ उठने वाले नापाक हौसलों को पस्त कर दिया। यहाँ तक कि अपनी पूरी ज़िंदगी आलम इस्लाम के लिए लड़ते रहे और इस्लाम की हिफाजत करते हुए इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। उनका नाम है सुल्तान बरके खान। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान बरके खान जो जोची खान के बेटे और जंगेज़ खान के पोते थे। इनके वालिद जोची खान को जंगेज़ खान की नाजायज़ औलाद भी माना जाता है और इसी वजह से सुल्तान बरके खान के वालिद जोची खान अपने बाप जंगेज़ खान के मरने के बाद अपने बाकी भाइयों से अलग हो गए थे। अब दोस्तों, सुल्तान बरके खान की ज़िंदगी को जानने से पहले हमें इस्लामी तारीख पर नज़र डालनी होगी ताकि हम पूरी बात समझ सके। मंगोलों की दुश्मनी इस्लाम से कहां से शुरू हुई और इसका खात्मा सुल्तान बरके खान ने कैसे किया, ये जानने के लिए हमें तारीख में तकरीबन 800 साढ़े 800 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्से पर इस्लाम की हुकूमत हुआ करती थी। हर जगह मज़हब इस्लाम का ही बोलबाला था और इसी दौर में आलम इस्लाम से कई हुक्मरान भी उभर कर आए और कई वैज्ञानिकों ने भी इस्लाम का नाम रोशन किया। मैदान जिहाद से लेकर हलाल तिजारतों में भी मुसलमानों ने हक का बोलबाला कर दिया था। इतिहास में इस दौर को गोल्डन एज या फिर गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। मतलब मुसलमानों के लिए ये सुनहरा दौर था। इसी दौर में आलम इस्लाम से बड़े बड़े वैज्ञानिक, तबीब, आलिम दीन और बड़ी बड़ी सल्तनतों पे हुकूमत करने वाले बादशाह उभर कर आए। यानी ये वो दौर था जब पूरी इस्लामी दुनिया हर क्षेत्र में बड़ी ही तेज़ी से तरक्की कर रही थी और ऐसा मालूम होता था कि आने वाले 100 सालों में पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत छा जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुदरत का लिखा कोई नहीं बदल सकता और किस्मत को भी शायद कुछ और ही मंजूर था। आलम इस्लाम के इस सुनहरे दौर पर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे थे और आने वाले वक्त में बड़ी तबाही का पाबंद बनने वाले थे। और फिर अचानक तरक्की कर रही इस्लामी दुनिया पर एक ऐसा तूफान आया जिसने हर तरह से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई। इस तूफान का नाम चंगेज़ खान था, जिसने न सिर्फ बड़ी बड़ी हुकूमतों को ख़त्म किया बल्कि मुस्लिम औरतों के साथ साथ लाखों छोटे छोटे बच्चों को भी कत्ल करवा दिया। और जंगेज़ खान की आने वाली नस्लों ने भी उसी तरह की जुल्म बर्बरियत जारी रखी। जंगेज़ खान के बाद उसके पोते हलाकू खान ने ठीक उसी की तरह कत्ल गारत गिरी, लूट मार और जुल्म करने का सिलसिला जारी रखा था। यहाँ तक कि हलाकू खान तो जुल्म और लूट मार करने में जंगेज़ खान से भी 2 कदम आगे था। थोड़े ही वक्त में हलाकू खान ने दुनिया को तबाही का वो मंजर दिखाया जिसके बारे में शायद जंगेज़ खान ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हलाकू खान का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था पूरी दुनिया से इस्लाम का खात्मा। और दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। हलाकू खान के मुसलमानों से नफरत की वजह थी उसकी महबूबा, जिसका नाम था दोगूस खातून। दरअसल दोस्तों, ये दोगूस खातून एक ईसाई औरत थी और मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और हलाकू खान भी इस्लाम से इतनी नफरत उसी की वजह से करता था।
दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं कि जब ईसाई हुक्मरान मैदान जंग में मुसलमानों से नहीं लड़ पाते तो फिर वो अपनी खूबसूरत औरतों, यहाँ तक कि अपनी बेटियों को भी इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब ये खूबसूरत ईसाई औरतें बड़े बड़े हुक्मरानों को अपने हुस्न का दीवाना बनाकर फिर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, और इनके ऐसा करने के पीछे बड़े बड़े हुक्मरानों और ईसाई पादरियों का हाथ होता है। और हलाकू खान की महबूबा दोगुस खातून ने भी इसी काम को अंजाम दिया था। दोस्तों, दोगुस खातून के बारे में जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोगुस खातून हलाकू खान के ही बाप यानी तोलोई खान की ढेर सारी बीवियों में से एक बीवी थी, यानी वो हलाकू खान की सौतेली माँ थी। और बाद में अपनी ही सौतेली माँ पर हलाकू खान का दिल आ जाता है और हलाकू खान अपनी सौतेली माँ के हुस्न का दीवाना बन जाता है। लेकिन अपने बाप तोलोई खान के जिंदा रहते वो दोगुस खातून को हासिल नहीं कर पा रहा था। वो दोगुस खातून के पीछे इतना पागल हो जाता है कि उसे अपनी महबूबा बनाने के लिए अपने ही बाप यानी तोलोई खान को जहर का प्याला देकर उसे मार डालता है। अपने बाप को कत्ल करने के बाद भी दोगुस खातून हलाकू खान की महबूबा बनने से इनकार कर देती है और एक शर्त हलाकू खान के सामने रखती है। दोगुस खातून कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी महबूबा बनाना चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम का खात्मा करने की कसम खानी होगी। यहाँ तक कि उसने हलाकू खान के हरम में आने के लिए ये शर्त रखी थी कि जिस बिस्तर पर वो अपना जिस्म हलाकू खान को सौंपेगी वो बिस्तर ढेर सारे मुसलमानों के चमड़े से बना होना चाहिए। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हलाकू खान ने दोगुस खातून की ये शर्त मान ली और पूरी भी कर दी थी। इतना करने के बाद भी दोगुस खातून हमेशा हलाकू खान को और ज़्यादा मुसलमानों को मारने के लिए उकसाती रहती थी, क्योंकि उस वक्त ईसाई ताकतों को मुस्लिम हुक्मरानों ने पस्त कर दिया था, जिसकी वजह से ईसाई दिन ब दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। इसीलिए दोगुस खातून ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल करवाने की हलाकू खान से मांग करती रहती थी, और हलाकू खान उस वहशी और नापाक औरत के इशारों पर हिजड़ों की तरह नाचा करता था और उसी के हुक्म के मुताबिक सारे नापाक कामों को अंजाम दिया करता था। और यही वजह थी कि हलाकू खान की फौज के साथ सलीबी भी मिले हुए थे। मंगोल और सलीबी दोनों मिलकर मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करते थे। यहाँ तक कि जुल्म करते करते वो ईरान को भी पार कर चुके थे और इस्लामी दुनिया के उस वक्त के सबसे डेवलप शहर बगदाद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हलाकू खान ने अपनी महबूबा दोगुस खातून के इशारे पर सलीबी फौज के साथ मिलकर बगदाद पे धावा बोल दिया, क्योंकि बगदाद एक बहुत ही तरक्की करता हुआ शहर था और दीन इस्लाम के कई सारे मरकज़ भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके जुल्म की वो दास्तान लिखी जैसी शायद ही कभी दुनिया को देखने मिली हो। हमले के 12 दिनों के अंदर ही 10 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था, औरतों की असमतों को लूटा गया, यहाँ तक कि मासूम और छोटे छोटे बच्चों को भी कत्ल करवा दिया। आलम इस्लाम के गोल्डन एज यानी सुनहरे दौर को ख़त्म करने के लिए बगदाद की सारी इस्लामिक लाइब्रेरीज को आग लगा दी गई और बड़ी बड़ी किताबों को दरिया तजरा के पानी में बहा दिया गया। इन किताबों की सियाही की वजह से दरिया तजरा के पानी का रंग भी सियाह हो गया था और साथ ही साथ मुस्लिम इदारों को भी गिरा दिया गया और यहाँ से मुसलमानों के सुनहरे दौर को ख़त्म कर दिया गया। बगदाद को मासूमों के खून से खंडर बनाकर और मुसलमानों के खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को कत्ल करने के बाद अब हलाकू खान के हौसले और भी बुलंद हो रहे थे और उसके इरादे तो और भी नापाक हो चुके थे। और अब उसने मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन यरूशलेम में मौजूद बैतुल मुकद्दस को और बाद में इस्लाम के पाक शहर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को अपने जुल्म का निशाना बनाना चाहता था और इस्लाम के इन 3 खास और पाक शहरों को अपने कब्जे में लेकर पूरी दुनिया से इस्लाम का नामो निशान मिटाना चाहता था। लेकिन वो बेवकूफ़ ये बात नहीं जानता था कि काबे को फतह करने की जुर्रत करने वाले अब्रहा को अल्लाह ताला ने अबाबिलों से सुपुर्दे खाक कर दिया, तो फिर उसकी क्या औकात है। जिस दौर में हलाकू खान इन तीनों शहर पर हमला करने वाला था उस वक्त इन तीनों शहर की हुक्मरानी मिस्र के ममलूकों के पास थी और ममलूक मंगोलों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। तब सारे इस्लामिक मुल्कों में डर छाया हुआ था क्योंकि मंगोल इन तीनों शहरों पर हमला करने की तैयारी में लग चुके थे। लेकिन अल्लाह ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। हुआ कुछ यूँ कि जिन दिनों मंगोल जंग की तैयारी कर रहे थे उन्हीं दिनों मंगोलों का खाकान आज़म इस दुनिया से चल बसा और इसी वजह से हलाकू खान को नया खाकान आज़म चुनने के लिए मंगोलिया वापस जाना पड़ा। इसी मौके को गनीमत जानकर
मिस्र के हुक्मरान रुकनुद्दीन बायबर्स ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ तक कि ऐन अल जालूद के मैदान में हलाकू खान के कमांडर कितबुआ खान को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। बाद में जब ये खबर हलाकू खान तक पहुंची तो वो गुस्से से पागल हो गया और फिलिस्तीन, मक्का और मदीना पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज इकट्ठा कर ली। लेकिन ठीक उसी वक्त आलम इस्लाम की किस्मत का पासा पलट गया और इस्लाम की मदद के लिए दुश्मनों में से ही एक मुजाहिद निकला जो मंगोलों पर कहर बनकर टूट पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब हलाकू खान हमला करने ही वाला था उसी वक्त जंगेज खान का दूसरा पोता बरके खान मुसलमान बन गया और मुसलमान बनते ही इस्लाम की हिफाजत करने की कसम खा ली और अपनी पूरी ज़िंदगी इस कसम को निभाते भी रहे। और दोस्तों, बरके खान उस वक्त की सबसे बड़ी रियासत गोल्डन हॉर्ड के हुक्मरान थे और मंगोलों में सबसे ज़्यादा ताकतवर भी थे। बरके खान शुरू से ही दूसरे मंगोलों से अलग थे, जहां सभी मंगोलों को जुल्म, कत्लो गारतगिरी और लूट मार करने में मज़ा आता था। वहीं सुल्तान बरके खान ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो तो एक रहमदिल और नेक इंसान थे, क्योंकि इनके वालिद जोची खान जंगेज़ खान की वफ़ात के बाद बाकी मंगोलों से अलग हो गए थे। शायद यही वजह थी कि सुल्तान बरके खान दूसरे मंगोलों से बेहतर इंसान थे और बहुत ही रहमदिल थे। सुल्तान बरके खान के इस्लाम कबूल करने की वजह इनके मुसलमान कैदियों को माना जाता है। वो ये देखकर ताज्जुब में पड़ जाते थे कि इतनी तकलीफ़ और परेशानी के बाद भी और कैद में होने के बावजूद ये मुसलमान हमेशा अपने अल्लाह को याद करते रहते हैं और कभी अपने खुदा से नाउम्मीद नहीं होते, हमेशा उसे पुकारते रहते हैं। और इसी चीज़ ने उनके दिल में इस्लाम के लिए कुछ सवालात पैदा हो गए। अब दोस्तों, उसी दौर में मंगोलिया से वापस लौटते वक्त उन्होंने मुसलमानों के शहर बुखारा में अपना पड़ाव डाला और दोस्तों, उसी शहर में अचानक उनकी मुलाकात एक मुसलमान आलिम दीन से हुई जिनका नाम नजमुद्दीन मुख्तार अज़्ज़ाहदी था। बरके खान ने उनसे वो सारे सवालात और मसले पूछे जो इस्लाम के लिए उनके दिल में उठा करते थे और उस आलिम दीन ने उनके सारे सवालों के जवाब दिए और उनकी सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया। उसी वक्त बरके खान ने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने भाई तुख्त तिमूर को भी मुसलमान बना दिया। बरके खान ने मुसलमान बनने के बाद अपना नाम अबुल माली नासरुद्दीन रखा था और बाद में उनकी पूरी फौज ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। एक तरफ हलाकू खान इस्लाम को ख़त्म करने की ख्वाहिश लेकर बैठा था, तो वहीं दूसरी तरफ बरके खान का मुसलमान बन जाना ये वाकई अल्लाह का करिश्मा था। मुसलमान बनते ही उन्होंने मंगोलों के सबसे बड़े खाकान आज़म को एक ख़त रवाना किया जिसमें लिखा था कि वो यानी हलाकू खान जिसने सारे मुस्लिम शहरों को खून से रंग दिया और मुस्लिम खलीफा अल-मुस्तासिम को मार डाला, अल्लाह की मदद से मैं उसके बहाए हुए हर मासूम खून के कतरों का उससे हिसाब लूँगा। दोस्तों, ये बरके खान के हकीकी अल्फाज है जो तारीख में पत्थर की लकीर साबित हुए। उन्होंने आगे लिखा कि अगर कोई मंगोल मेरे और हलाकू खान के बीच में आया तो उसका अंजाम भी हलाकू खान जैसा ही होगा और उसे भी मैं कत्ल कर दूंगा। अब पूरी मंगोल दुनिया में हलचल मच गई थी। थोड़े वक्त पहले मंगोलों से मुसलमान खौफ खा रहे थे, अब किस्मत की बाजी पलटते ही सारे मंगोल मुसलमानों से खौफ खाने लगे थे और बैतुल मुक़द्दस, मक्का और मदीना को ज़ेरे खाक करने के ख्वाब देखने वाला हलाकू खान खुद ज़ेरे खाक होने वाला था। उसके जीते हुए सारे शहर अब उसके कब्जे से निकल चुके थे। यहाँ तक कि 1262 ईस्वी में हलाकू खान और बरके खान के बीच एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक जंग हुई थी। ये मंगोलों की आपस में लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंग थी और इसे मंगोलों का पहला सिविल वॉर भी कहा जाता है। ये जंग कफ़ास के चट्टानी इलाके में लड़ी गई थी और इसी जंग में हलाकू खान को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बरके खान के भतीजे नोगाई खान ने तेरेक नदी के किनारे हलाकू खान की फौजों को भगा भगा के मारा था। यहाँ तक कि नोगाई खान के डर से बहुत सारे मंगोल तेरेक नदी में कूद गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें मौत ही मिली और बाकी बचे हलाकू खान के सिपाहियों को सुल्तान बरके खान के मुजाहिदों की तलवार का सामना करना पड़ा। और इसी तरह से सन 1263 ईस्वी के ख़त्म होने तक हलाकू खान दुनिया के लिए महज एक जलील इंसान बनकर रह गया था। इसी जंग में सलीबियों की चापलूसी करने वाली
और मुसलमानों को तबाह करके सलीब को बुलंद करने के ख्वाब देखने वाली हलाकू खान की महबूबा दोगुस खातून भी गिरफ्तार हो गई, जिसके बाद हलाकू खान अजरबैजान के किसी इलाके में भेष बदल कर छिप गया और अपनी महबूबा की फिक्र में बहुत बीमार पड़कर 1265 ईस्वी में इस दुनिया से कट लिया। उस गलीज दोगुस खातून ने उसी के हाथों उसके बाप को मरवा दिया, यहाँ तक कि उसी की वजह से उसका सब कुछ लुट गया और वो उसी की वजह से जलील होकर मारा गया। यानी सलीबी अपने साथ साथ मंगोलों को भी ले डूबे। लेकिन दोस्तों, इसी के ठीक एक साल बाद यानी 1266 ईस्वी में सुल्तान बरके खान भी इस दारे फानी से कूच कर गए और उनका भी इंतकाल हो गया। लेकिन जाते जाते वो आलम इस्लाम की जालिम और वहशी मंगोलों से बहुत मदद करते गए और थोड़े ही वक्त में अपना नाम बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरानों के बीच में सुनहरे अल्फाजों में लिखवाते गए। बरके खान कभी भी अपने भाई हलाकू खान और मंगोलों के खिलाफ तलवार नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन अपने दीन इस्लाम के लिए और जालिमों का खात्मा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। और बेशक अल्लाह जिससे चाहे इस्लाम की मदद के लिए काम ले सकता है, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। तो दोस्तों, ये थे सुल्तान बरके खान, जिन्होंने मुसलमान बनकर मुसलमानों की बहुत ज़्यादा मदद की। लेकिन आज भी इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आज भी बहुत सारे मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको पता ही नहीं कि जालिम मंगोल इस्लाम को इस दुनिया से मिटाना चाहते थे। लेकिन एक मुजाहिद ऐसा भी था जिसने इन जालिम मंगोलों के नापाक हौसलों को पस्त कर दिया और सालों से मंगोल और इस्लाम के बीच में जो दुश्मनी चली आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया और यहीं से मंगोल कमज़ोर पड़ना शुरू हो गए थे। दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि बरके खान यानी सुल्तान अबुल माली नासरुद्दीन की कब्र को नूर से भर दे और उन्हें जन्नत में दाखिल करे। अच्छा, तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपका इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ ये गुजारिश भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारी अजीम तारीख का पता चल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।